हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी। हम लोग ने लास्ट क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। अभी हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी किंगडम को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर फीचर्स, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और फिर माइकोप्लाज्मा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं इसके बारे में जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता रहा था, जब मैंने आपको सारे किंगडम्स के बारे में बताया था, तो उस पर एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। जो मोनेरा किंगडम है ये सबसे ज़्यादा पुराना किंगडम है। मतलब सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे वो इसी के अंदर आते थे, और इसीलिए इनको हम लोग ने क्या कहा है, प्रोकैरियोट्स। मतलब जो सेल, कैरियोटिक सेल, मतलब जो सबसे पहले आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके कुछ फीचर्स थे जो बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। मतलब जो इनका बिहेवियर है वो हम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एरियाज में देखने को मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर सिंपल है, मतलब इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज नहीं है। मतलब इनके पास लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सारे स्ट्रक्चर्स इनके पास नहीं है। लेकिन इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि मीजोसोम्स हो गए, है ना। और उसके बाद जो इनके पास 70 राइबोसोम्स है, और इनका जो नेचर है उसका वेरी करने का तरीका, इनके अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो इनको कुछ वास्ट कंडीशंस में, कुछ ऐसे हार्श कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में रहने के लिए अलाउ करती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये कोल्ड स्नोज माउंटेन्स में भी मिल जाएंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी मिल जाएंगे, सॉल्ट एरिया में भी मिल जाएंगे। मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत सारी जगह पे शो होता है। अगर आप सॉइल उठाओगे तो उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। आपकी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे भी हार्मफुल बैक्टीरियाज जब आते हैं तब वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करवाते हैं। लेकिन ये नॉर्मल बॉडी के अंदर जब कोई डिजीज़ नहीं है तब भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिनको हम गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट है वो, ठीक है, जो कि हमारी डेली न्यूट्रिशन को कैप्चर करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। बैसिलस, जैसे अगर आप लोग की कभी तबीयत खराब हुई हो, मतलब आपका डाइजेशन सही नहीं हो, तो डॉक्टर बैसिलस कैप्सूल्स आते हैं वो भी आपको प्रेस्क्राइब करता है। लिक्विड होता है जिसके अंदर बैसिलस होता है। आपको कर्ड खाने के लिए बोला जाता है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलाई होता है। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए यूज़फुल है और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल है। तो बैक्टीरिया जो है इनका कैरेक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर है ना। हर जगह पे मिल जाएंगे, ये बहुत सारी हार्श हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अपन इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो ये लोग रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, इनके पास जो इनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर कुछ ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं। वो फोल्डिंग्स जो हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही दिख रहा है, ये जो फोल्डिंग्स हैं इसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ये मीजोसोमल स्ट्रक्चर है। मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर ये राइबोसोम्स हो गए और ये उसकी सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर जो ये फोल्डिंग्स है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मीजोसोम्स। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसका जो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये किसी भी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मीजोसोम्स हैं विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, विच आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। इनवेजिनेशन है सेल वॉल का। और जो इसकी सेल वॉल है वो कैसे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन, NAM और NAG इसका मेन कंटेंट होता है। NAM और NAG क्या है, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, NAG। NAM और NAG जो हैं ये इसके सेल वॉल का मेन कंटेंट हो गए, ठीक है।
और न्यूक्लियाइड हो गया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस सेलुलर कंटेंट के पास प्रेजेंट नहीं हो, जिस न्यूक्लियर मटेरियल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। और इसके जो राइबोसोम्स हैं वो क्या हैं, 70S राइबोसोम। जब हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमको कौन से राइबोसोम मिलेंगे, 80S राइबोसोम। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उनमें स्टिल कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, 70S राइबोसोम। ये जो S है सेडबर्ग्स यूनिट है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सेल साइटोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप लोग 70S याद कर लो प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर 80S, लेकिन यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, 70S अगेन, ठीक है। तो ये हो गए इसके थोड़े बहुत फीचर्स। अब हम लोग इसके कुछ शेप के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उसका नाम भी आप एक बार देख लो, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस, ठीक है। ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है पूरे किंगडम मोनेरा का, डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग शेप के बारे में बात कर लेते हैं। शेप्स किस किस टाइप के होते हैं, इसके जो शेप है होता है कोकाय। कोकाय मतलब सर्कल, ठीक है। कोकाय के कुछ और टाइप्स हैं, जैसे अगर सिंगल कोकाय है तो मोनोकोकस, अगर दो कोकाय हैं तो डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल डिप्थीरिया, ठीक है, या फिर डिप्लोकोकस निमोनिए, डिप्लोकोकस निमोनिए, डिप्लोकोकस न्यूमोनिए, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिए। ये दो कोकाय का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकाय, जब आपको बहुत लंबी चेन मिलेगी कोकस की तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाय। और आपको जब बंच मिलेगा कोकाय का, मतलब ग्रेप्स के फॉर्म में, जैसे अगर ऐसे ग्रेप के फॉर्म में मिल रहा है तो हम इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाय, स्टेफाइलोकोकाय, ठीक है। बंच अगर मिल रहा है तो स्टेफाइलोकोकाय, अगर सिंगल चेन में मिल रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये फर्स्ट शेप हो गया, सर्कल शेप, कोकस। नेक्स्ट है बेसिलाई। जैसे अभी हमने लैक्टोबैसिलस के बारे में बात करी थी, तो वो क्या हो जाएगा, बैसिलस ऐसा, मतलब रॉड शेप। रॉड शेप कौन से होते हैं, बेसिलाई। एक होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरल, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, और इसके आगे आप फिलामेंट जोड़ लीजिए, ऐसे पीछे फिलामेंट जोड़ लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दे के रखा होगा आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी, स्पाइरलर शेप, स्पाइरलम। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ऊपर वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, लैक्टोबैसिलाई। स्पाइरलम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट्स, ठीक है। स्पाइरोकीट्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्रेपेनोमा पैलिडियम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बात करी, स्पाइरलर स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट एक क्लास है, उसके अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। कुछ लोगों को तो एकदम ही खतरनाक नाम लग रहा होगा और कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये कहीं सुना हुआ है, तो इसको मैं बताता हूँ आपने कहाँ पे सुना है। ट्रेपोनीमा पैलिडियम कॉजेस सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडियम कॉजेस सिफिलिस, ठीक है।
सिफिलिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कंजेनाइटल सिफिलिस, कुछ भी दे दे वो ऑप्शन में। सिफिलिस कौन कॉज करेगा? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और ट्रेपोनेमा पैलिडियम किसकी क्लास के अंदर आता है? स्पायरोकीट्स की। इनका स्ट्रक्चर शेप कैसा होता है? स्पाइरुलर, स्पाइरलम जैसा, ठीक है, एस शेप होता है इनका। बस एक लास्ट और डिस्कस करूंगा मैं, स्पाइरलम हो गया, बैसिलस हो गया, ठीक, कोमा शेप्ड। कोमा शेप का आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, विब्रियो कोल्रे, है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विब्रियो कोल्रे, ठीक है, विब्रियो कोल्रे किसका एग्जाम्पल है? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का। चार हो गए, कोका, बैसिला, स्पाइरलम और कोमा शेप्ड। बस शेप इतने ही है हमारे पास, सॉरी। हाँ, हमको एक चीज़ और डिस्कस करनी है फ्लैजेला के बारे में, कि फ्लैजेला कितने नंबर में है, कहाँ पे उनकी पोजीशन है। फ्लैजेला, फ्लैजेला मतलब जो स्ट्रक्चर लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है, मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। और ये कैसे बना होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है फ्लैजेला। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखते कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला है ही नहीं तो वो लोकोमोशन शो करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको हम लोग नाम देते हैं ए ट्राइकस। ट्राइकस टर्म इज यूज्ड फॉर फ्लैजेला, ठीक है। ए ट्राइकस मतलब कोई भी फ्लैजेला नहीं है। ये हो जाएगा मोनोट्राइकस, एक फ्लैजेला है क्योंकि वो कहीं पे भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, एक है तो मोनोट्राइकस हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फीट्राइकस। हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है जब ये दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, सिफेलोट्राइकस। अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं, ये एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो ये एम्फीट्राइकस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ बंच में प्रेजेंट है, दोनों साइड पे बंच में प्रेजेंट है, तो ये सिफेलोट्राइकस हो जाएगा। और अगर एक ही एंड पे बंच के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक एंड पे बंच में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा लोफोट्राइकस, ठीक है। और अगर पूरे बैक्टीरिया के ऊपर हर तरफ प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्यों? इसका जो पेरीफेरी है पूरे पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट है, कोई भी पोर्शन नहीं छूटा, पेरीफेरी के हर एक पार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है फ्लैजेला, तो ये क्या हो गया? पेरीट्राइकस, ठीक है। तो बस यहाँ पे हो गया हमारा फ्लैजेला। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बैक्टीरियाज के दो टाइप पर। बैक्टीरिया को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक है आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है सबसे ओल्ड, ठीक है। तो उसका नाम ही आर्के बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि वो सबसे ओल्ड ऑर्गेनिज्म है आर्के बैक्टीरिया। क्योंकि वो सारे, जब अर्थ के ऊपर जो हैबिटेट था वो जीने जैसा नहीं था, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन थी, कोई था ही नहीं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। और सबसे पहले कौन अराइज हुआ? बैक्टीरिया। ये हमको पता है, मोनेरन्स सबसे पहले आए, प्रोकैरियोट्स हैं वो सबसे पहले अराइज हुए। और मोनेरन्स के पहले सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन रहा? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के पास सबसे मेन कैरेक्टर क्या है उसका, कि इसके पास ना बहुत अच्छी सेल वॉल होती है। इसकी सेल वॉल जो होती है वो हार्श कंडीशंस को अडाप्ट कर सकती है। तो मेनली 3 टाइप के बैक्टीरिया थे आर्की बैक्टीरिया के अंदर, उनके नाम देख लेते हैं हम। 3 है ना, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब
टेम्परेचर, एसिडो मतलब पीएच। थर्मो एसिडोफिल जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, या एसिडोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पीएच या लो पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल आपको मिलेगा कहीं पे, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग है, जैसे कुछ ऐसी जगहें हैं नॉर्थ में जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मणिकरण गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको थर्मो एसिडोफिल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब वो एक्चुअल में क्या है, सल्फ्यूरस बैक्टीरिया है, और उनका सल्फर जो होता है, उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सेल वॉल की, वो बहुत हाई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरस बैक्टीरिया होते हैं वो, सल्फ्यूरस बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो हैं, हेलो मीन्स हेलो के बारे में, हेलो वाला हेलो नहीं, आप लोग ने पी ब्लॉक अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर जो ग्रुप होते हैं 13, 14, 15, 16, तो जो 17th ग्रुप है उसको हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। उसके अंदर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, FiCl, ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे जो सॉल्ट्स हैं, इसकी वजह से उस ग्रुप का नाम क्या पड़ा है, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, सॉल्ट्स की वजह से। तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ हेलोफिल, तो हेलोफिल्स क्या होंगे, ऑब्वियसली वो सॉल्ट्स होंगे। तो हेलोफिल्स जो हैं वो सारे सॉल्टी एरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेलोफिल्स सॉल्टी कंडीशंस में, सॉल्टी एरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब पूरे तरीके से सैचुरेट हो चुका है पानी। आपने वो सैचुरेशन वाला एक्सपेरिमेंट अगर करा हो तो उसके अंदर हम लोग सॉल्ट को मिक्स करते जाते हैं वाटर के अंदर, थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट बचने लग जाता है नीचे, मतलब वो पूरे तरीके से सैचुरेट हो चुका है। तो ये वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वो वाटर पूरे तरीके से सॉल्ट से सैचुरेट हो चुका है, सुपर सैचुरेशन हो चुका है उसका, उसके बाद भी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, हेलोफिल्स, सॉल्टी एरियाज में। अब नेक्स्ट है मार्शी एरियाज के लिए, मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स जो है वो कौन से एरियाज में रहेंगे, मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे मीथेन सिक्रीट हो रही है। मीथेन कहाँ पे सिक्रीट होती है, काउडंग जो होता है उसके अंदर मीथेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, यही मिथेनोजन्स। मतलब बहुत ज़्यादा मीथेन बायोगैस जो है उसको रिलीज करते हैं, CH4। ठीक है, तो मिथेनोजन्स हो गए मार्शी एरियाज में। सॉल्टी एरियाज में हेलोफिल, थर्मो एसिडोफिल जो हाई टेम्परेचर एरियाज में और हाईली एसिडिक या अल्कलाइन एरियाज में हम लोग को मिलने वाले हैं, थर्मो एसिडोफिल। तो चलो इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यहाँ से सारे ट्रू बैक्टीरियाज का ओरिजिनेशन हुआ। अब इनको यू बैक्टीरिया को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉफिक जो है दो टाइप के होंगे, एक होंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में पहले बात करते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और दूसरा नाम आपने इसका सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एल्गी है या बैक्टीरिया है, तो ये मैं बताऊं आपको, तो ये मेनली है बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज एक्चुअली बैक्टीरिया नॉट एन एल्गी। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब साइनोबैक्टीरियाज डिस्कवर हुए तो इनके अंदर हमको पिगमेंट मिला क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल मिला, क्लोरोफिल ए।
क्लोरोफिल ए मिला तो हम लोग को लगा कि तो प्लांट्स हैं, तो इनको उठा के हम लोग ने प्लांट के अंदर रखा, और इनका बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था तो इसलिए हम लोग ने इनको एल्गी के अंदर रखा और इसका नाम दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ये बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और फोटोसिंथेसिस शो करता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया ही हैं। क्लोरोफिल एक कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी सेल ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपके एनसीईआरटी में, और इनके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबेना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबेना, और एक ऑसिलेटोरिया भी होता है। इनका जो स्ट्रक्चर, इसके बाहर एक ऐसी कवरिंग भी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ग्रीन कलर के हैं और इन लोग इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे सनलाइट को और फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। एक और स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ऐसा कुछ हेटेरोसिस्ट करके, है ना। हेटेरोसिस्ट जो है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होने वाला है। तो ये प्लांट जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम के हो गए जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो सेल है वो क्या करने वाला है, इनके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है, हेटेरोसिस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है ये होगा साइनोबैक्टीरिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हेटेरोबैक्टीरिया। हेटेरोबैक्टीरिया या फिर ऊपर वाले क्या थे, फोटो ऑटोट्रॉफ। ये क्या है, सॉरी एक मिनट, ये ऑटोट्रॉफ के अंदर ही है। पहला वाला फोटो ऑटोट्रॉफ और सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होंगे, जो केमिकल्स की हेल्प से फूड बनाएंगे। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ का सबसे कॉमन एग्जांपल सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सिंथेसाइजिंग और फॉस्फोरस कन्वर्टिंग बैक्टीरिया, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, मतलब किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं मिनरल्स को, भले वो नाइट्रोजन हो, जैसे आपने नाइट्रोबैक्टर सुना होगा, तो वो नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सल्फर को कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फोरस को कन्वर्ट करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है मिनरल साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। कौन, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, मिनरल साइकिल जो हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जो मिनरल की रिसाइकलिंग है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये हम लोग जब साइकिल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल्स के अंदर हेल्प करने वाले हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो होंगे ये आपने देखा होगा कि कर्ड जो है उसके अंदर जैसे लैक्टोबैसिल है, तो वो क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कुछ और खुद के न्यूट्रिशन के लिए वो किसी एक सबस्ट्रेट को किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने वाला है। हेट्रोट्रॉफ सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और डीकम्पोजर्स भी सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हैं तो वो यही हेट्रोट्रॉफ्स हैं। डीकम्पोजर्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल डिजीजेस कॉज करवाएंगे, जैसे कि कॉलरा, टाइफॉइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टेटनस। इनके सबके जो ऑर्गेनिज्म है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। टेटनस के लिए कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। उसके बाद टाइफॉइड के लिए और निमोनिया के लिए, है ना। इन सब के आपके ऑर्गेनिज्म, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करवाएगा, और डिप्थीरिया जो है वो डिप्थीरिया कॉज करवाएगा, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया कॉज करवाएगा। इन सब का अभी आपको मैं बस, आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, हम लोग बाद में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बनवाऊंगा जो जो ऑर्गेनिज्म और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और जो जो डिजीज़ वो कॉज करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में तब स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल डेफिशिएंट है।
इसके पास सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल वॉल नहीं है। इनका दूसरा नाम है PPLO। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। इसके पास सेल वॉल नहीं है। इनको फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी कहा जाता है। फैकल्टेटिव एनएरोब्स फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, मतलब एरोब्स हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये कभी कभी फैकल्टेटिवली CO2 की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला है? फैकल्टेटिव एनएरोब्स। इसका मतलब ये नहीं है ये नॉर्मली एनारोबिक है, ये नॉर्मली क्या है? एरोबिक। नॉर्मली इनको किसकी प्रेजेंस में जीना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुई, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है? फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ठीक है, ये हो गए फैकल्टेटिव एनएरोब्स। और फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब ये नॉर्मली एनारोबिक है, नॉर्मली CO2 की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी जब CO2 नहीं मिली या मतलब कोई और गैस नहीं मिली तो इनको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये उसकी प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे फैकल्टेटिव एरोब्स। मतलब कभी कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये डेवलप या सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारा माइकोप्लाज्मा क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब। और ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीजेस कॉज करवाता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सबके अंदर माइकोप्लाज्मा भी डिजीजेस कॉज करवाता है। और इसके पास अगर सेल वॉल नहीं है तो इसकी वजह से ये काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है हमारे मोनेरा किंगडम के लिए। और इसके अलावा आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।